ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बातचीत की है और ऐसे में जो तमाम वैश्विक संकट यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जो जिस तरह की स्थितियां रही हैं उस पर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये वार्ता रही है। तो आप देख सकते हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को इस किस्म की इक्विपमेंट, मिसाइल, प्लेन्स, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, सब चीज उनको ऑफर किया है। साथ साथ उन्होंने उनको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिया है। तो वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन रिजर्व्स 700 अरब डॉलर्स, वैसे तो इंडियन उसके हवाले से देखा जाए तो शायद उनके लिए इतनी बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन उनके लिए भी होगी यकीनन। उसकी वजह यह है कि तकरीबन चौथे पांचवें नंबर पर उनके पास हाईएस्ट रिजर्व्स मौजूद हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंगाली के और बदहाली के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन। साथियों, जैसा हमें जमावड़ा देखने को मिला अमेरिका में, एक से एक दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आए थे, एक से एक बड़े बड़े प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स आए थे, उसके बीच में जो मेन फोकस नरेंद्र मोदी जी के ऊपर रहा है, जो मेन फोकस हर देश का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मिलना चाहता था, और ज़ेलेंस्की जी के मामले में आप देखो जिस तरीके से उनके, क्योंकि अब समझ में आ गया दोनों पक्षों को, रूस को भी यूक्रेन को भी, कि यार हम फंसे, हमें फंसाने वाला जो था वो हजारों किलोमीटर दूर बैठ कर पूरे मजे करता रहा। हमें जो फंसाने वाला, ना देखो नेटो के मामले पर पूरी चीज़ चालू हुई थी, नेटो का स्टेटस नहीं मिला। सबसे बड़ा रिश्ता है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का, दोनों देश हैं जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते हो। बाकी जितने कैथोलिक वाले थे आपका पूरा पूरा वेस्ट यूरोप, उन्होंने इन दोनों ऑर्थोडॉक्स वालों को लड़ाया। अपनी उन दोनों के मन में एक खुन्नस है कि यार हम क्यों लड़े इतने टाइम तक। रूस भी अब नहीं चाहता कि यार कुछ हासिल तो हुआ नहीं, तो अब चीज़ों को शांत किया। यूक्रेन भी अब चाहता है कि यार हमारा नुकसान पर नुकसान हो रहा है दोनों चीज़ों को। तो अब दोनों पार्टियां जो हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से भारत के पास और बाकी उन देशों के पास जो बीच में मध्यस्थता करा सकते हैं, वहाँ पर अपना आवागमन तेज़ कर रहे हैं। खिताब कर चुके हैं। तो इस दफ़ा वो न्यूयॉर्क में आए हैं, तो न्यूयॉर्क में खिताब कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो मोदी शायद दुनिया का वाहिद लीडर है जो पूरी दुनिया में जहाँ जाता है वहाँ पे अपने लोगों से खिताब करता है। मैंने कभी नहीं देखा, हाँ इमरान खान को एक दफ़ा देखा था कि जिसमें उन्होंने खिताब किया हो। एक वो तब काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो थे वो इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो ज़्यादा कम पाकिस्तानी नेशनलिज्म के ऊपर, ज़्यादा प्रो इमरान, एंटी शरीफ। जिस तरह पाकिस्तानियों को तो खैर वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल ही नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में, थोड़े से मुल्कों में है, लेकिन स्टिक्स जो कि यूएस गवर्नमेंट ने 2023 में दी है, जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि जो आम एक वाइट अमेरिकन है ना, वो तकरीबन उसकी जो आमदन है ना, मीडियन हाउस होल्ड इनकम $80,000 है। जबकि आप अगर इंडियंस को देखें, अ मीडियन हाउस होल्ड इनकम ऑफ एन इंडियन इज 145,000, जो कि 2022 में $1,00,000 थी। का कोई ऐसा कंट्री जो भीख मांग के चल सकता हो या चल रहा हो, या पॉसिबल है कि भाई आप सिर्फ एड लेते जाओ, ट्रेड ना करो और आपका कंट्री चलता जाए? कोई ऐसा कंट्री है? नहीं, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो भीख के ऊपर चले। हमेशा मुल्क चलते ही अपनी ही मेहनत से है कि जो ट्रेड करना चाहे। सबसे पाकिस्तान में अब इटली को देख लें आप, इटली में हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा काम है। बाकी जिस दुनिया की कंट्रीज की इकोनॉमी डेवलप हो रही है उस पर भी बात करते हैं, और स्पेशली हम इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करते हैं और उनके फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको एक वीक पहले बताया था कि बहुत जल्द हम ये खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडियन रिजर्व जो है क्रॉस्ड $700 बिलियन, और ये खबर हकीकत है, ये आ चुकी है। मतलब अब तो खैर एक दिन हो चुका है इसको कि ये खबर आ चुकी है लास्ट वीक। तो वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन रिजर्व्स 700 अरब डॉलर्स, वैसे तो इंडियन उसके हवाले से देखा जाए तो शायद उनके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन उनके लिए भी होगी यकीनन। उसकी वजह यह है कि तकरीबन चौथे पांचवें नंबर पर उनके पास हाईएस्ट रिजर्व्स मौजूद हैं। आज से कुछ अरसा पहले 700 कुछ अरब डॉलर सऊदी अरेबिया के पास, और वो नंबर 3 या नंबर 4 पे थे यूएस, चाइना, सऊदी अरेबिया एंड इंडिया, और आई थिंक सो फिर उसके बाद रशिया आता है। ये 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं जी कोई नहीं, हमने तो देखे ना हालात बेहतर कर लिए। आज भी अगर हम चीज़ों के रेट्स ले लें तो
अगर महंगी नहीं हुई चीजें मजीद तो सस्ती भी नहीं। मैं आपको बिल्कुल गारंटेड इसलिए बता रहा हूं कि मैं खुद जाता हूं मार्केट। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि घी तेल का रेट क्या चल रहा है, चीनी का रेट क्या चल रहा है, या फिर बाकी जो चावल दालें हैं क्या रेट चल रहे हैं, शैम्पूज वैम्पूज और ये वो जो चीजें होती हैं क्या रेट। बात किसी आज से कुछ साल पहले तक इंडिया का केला यहाँ पे बड़ा फेमस था पाकिस्तान में। किसी फ्रूट वाले के पास जाते थे तो कहते यार ये पाकिस्तानी छोटे छोटे होते थे, वो फ्लड की वजह से हुआ था, हालांकि बड़ा मजेदार केला यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी उगता है, सिंध बहुत बड़ा मरकज है। तो कहते जी इंडिया का केला 350-400 रुपए का डजन मिल रहा है, पाकिस्तानी जो 200-250 का उस वक्त होता था। सी एक बात ही छोटे से छोटे उसके साथ फ्रूट वाले के पास आप जाते थे तो वहां पे नॉर्मली अवेलेबल होता था, वो आता था। अब शायद नहीं आता या मतलब महंगा बहुत हो गया होगा क्योंकि दी जाएगी, फैसिलिटेट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये फ्रांस की बहुत बड़ी सपोर्ट होगी इंडिया को। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त इंडियन नेवी इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है और मोदी हुकूमत की तरफ से ये भरपूर कोशिशें की जा रही थी कि इस एंड अंडर वाटर ड्रोन्स विल विद फुल कैपेबिलिटीज़ टू इंडिया। तो देखिए ये जो एक पूरा पैकेज है जो फ्रांस और इंडिया के बीच अब होने जा रहा है, जो कि इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और इंडियन नेवी को जो है वो आप देखेंगे कि कितनी इससे ताकत मिलेगी। अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि देखें, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप और इंडिया के ताल्लुकात रिलेशंस देखें तो आज फ्रांस ये चीज़ महसूस कर रहा है कि इंडिया जो है वो अमेरिका के बहुत करीब तो है, लेकिन अमेरिकन फ्रांस इंडिया को पुश कर रहे हैं। किस चीज़ पे पुश कर रहे हैं? वो जो पन्नू का इंसिडेंट था, तो ये दुख तो होता है कि ये क्या कर रहे हैं। अब अजीत डोवल जो है वो एक आपको पता है कि फ्रांस के एक डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं एमैनुअल बॉन, उनके साथ मुलाकात करने फ्रांस जा रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बता लूं कि जी इंटरनेट के बगैर भी तो दुनिया चलती थी। जिस वक्त इंटरनेट नहीं था तो दुनिया चल रही थी उस वक्त के हवाले से या उस वक्त के लिहाज से। अगर आज मैं 2024 में रह रहा हूं तो वो आज की बड़ी बुनियादी जरूरत है। जिस तरह हमें सुबह उठ के नाश्ते की जरूरत होती है ना, ब्रेकफास्ट हम करते हैं, या फिर दिन को अगर कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं खाते, फिर शाम का खाना खाते हैं, कुछ भी खाएं, लेकिन हमें जरूरत होती है, एक नेचुरल चीज है, कोई भी इंसान है उसको खाने की जरूरत होती है। बेशक फ्रूट खा के गुजारा कर ले, बिस्किट से कर ले। देखिए ये बात अब दोहराते हुए यकीन करो अच्छा भी नहीं लगता बार बार, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेडली होती है। मैं भी करता हूं, हमारे जैसे और भी लोग करते होंगे, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि इसका जो मसला है वो बड़ा क्रिटिकल और बड़ा सीरियस है, बहुत सीरियस है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये चीज। अब इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले किसी साथियों, अमेरिका में हमने देखा जहाँ पे पूरी की पूरी जमघट लगी हैं, बड़े बड़े देशों के नेता आए हैं, बड़े बड़े देशों के लीडर्स आए हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स आए हैं। उसके बीच में कुछ एक गंदी मछलियाँ भी शहबाज शरीफ जैसी घुस आई हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने कोई भाव नहीं दिया, बिल्कुल कोई मिलने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, कुछ नहीं। मगर अन्य नेताओं को आप देखो, ज़ेलेंस्की साहब जिस तरीके से मोदी जी से मिल रहे हैं, अभी हाल ही में दौरा भी हुआ था ज़ेलेंस्की साहब के गढ़ में यूक्रेन में मोदी जी का, उसके बाद में सब कुछ कैसे हालात हमको सुधरते हुए नजर आए। अजीत डोवाल जी का रूस का दौरा हुआ था, क्योंकि अब समझ में आने लगी ये बात कि यार यूक्रेन का भी नुकसान है, यूक्रेन को नेटो स्टेटस भी नहीं मिला जिसकी वजह से सब कुछ चालू हुआ था। यूक्रेन भी समझ रहा है कि यार हम फंस गए, रूस भी समझ रहा है कि यार हम फर्जी ही में, क्योंकि एक रिश्ता है जो हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते हैं, इंडियन मीडिया हमें बताता नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच में एक बहुत तगड़ा रिश्ता है, वो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का। आप यूरोप का नक्शा रखें, यूरोप का आप नक्शा रखें, उसमें आप जो है वो ईस्ट की तरफ चलें, यानी कि जो सोवियत यूनियन जहाँ पर हुआ करता था, जो कि हमारा यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, इधर से साइड आप चलेंगे तो उधर पूरा आपको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मिलेगी। और जितना आप वेस्ट की तरफ चलेंगे, फ्रांस, यूके, जर्मनी, उधर आप चलोगे, वहाँ पर आपको कैथोलिक ज़्यादा मिलेंगे।
तो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है इसका एक बहुत तगड़ा रिश्ता है, ये दोनों यहाँ पर भाई भाई हो जाते हैं। और इसमें अगर आप जाओगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स के बीच में क्या विवाद है, क्या सब कुछ पूरी कहानी है। तो इन दिनों में और एक बहुत बड़ा सा कारण ये भी है कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है उसका गढ़ यूक्रेन में, यानी कि जैसे हम देखते हैं ना देवबंदियों का गढ़ यहाँ पर सहारनपुर में है, लेकिन देवबंदी पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी होंगे थोड़े बहुत, ये सब चीज़ें ऐसे देखी जाती हैं। वैसे ही वहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स का गढ़ है वो आ जाता है आपका यूक्रेन में, लेकिन उसके फॉलोअर्स कहाँ ज़्यादा है, उसके फॉलोअर रशिया में ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही तगड़ा नया कॉम्बिनेशन बनाती हैं। और भी कई सारी, और अमेरिका ने जिस तरीके से छला, बाकी पूरे वेस्ट ने छला, नेटो ने इनको धोखेबाजी करी यूक्रेन के संग, वो सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर चीज़ें ठीक करने के लिए अब दोनों पक्ष चाहते हैं, रूस और यूक्रेन की यार अब वॉर ख़त्म हो जाए।